अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाण काल पर चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। अभी हमने इसके पहले ये था ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ताम्रपाषाण काल इसको क्यों कहा गया, ताम्रपाषाण काल का पीरियड काल कहां से कहां तक है, और इस समय जो प्रमुख स्थल मिले वो प्रमुख संस्कृति को दर्शा रहे थे। तो जो प्रमुख स्थल मिले उन स्थलों की क्या विशेषताएं थी, अर्थात कुछ कुछ जो अलग अलग सबकी विशेषताएं थी उसको लेकर के हमने आपको बताया, चर्चा किया था। और सभी जो इसके प्रमुख काल हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो इसको यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं, इसी क्षेत्र को लेकर के हम चर्चा किए थे कि कहाँ कौन ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जो एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहे हैं। तो उसकी चर्चा अभी इसके लास्ट क्लास में किया था। अब हमने ये भी कहा आपसे कि इस समय हमारे पास इस काल के रिटन साक्ष्य, मतलब जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस समय के इतिहास के विषय में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ इतिहास के दो क्षेत्रों का हम अनुमान लगा सकते हैं, एक आर्थिक क्षेत्र और दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र। इसलिए कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र जो होता है, ये दोनों जो क्षेत्र है, ये इसके लिए वैचारिक, ठीक है, ये चूंकि वैचारिक होता है और इसके लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है। तो वैचारिक पक्ष के लिए लिखित साक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष के लिए लिखित साक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इन क्षेत्रों के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए अब हम इस काल की आर्थिक स्थिति और इस काल की सांस्कृतिक स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। इस काल की जो ये है आर्थिक स्थिति देखिए, और इस काल की सांस्कृतिक स्थिति, इन दोनों की हम चर्चा यहाँ पर, सांस्कृतिक स्थिति दोनों की चर्चा यहाँ हम करते हैं। अब देखिए इस काल की आर्थिक स्थिति जहां तक बात है, तो अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों की चर्चा यहाँ पर होगी। इसलिए कि टर्सरी सेक्टर का कोई काम अभी हो नहीं रहा, इसलिए कि समाज का भी इतना विकास नहीं हुआ है कि उसमें कोई विशेष काम हो। तो अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में हम मुख्य रूप से देखते हैं कृषि, कृषि के साथ साथ पशुपालन, और इसके साथ साथ एक तीसरा जो इसमें होगा सेकंड, ये दोनों प्राइमरी सेक्टर का है, और सेकेंडरी सेक्टर का हो जाएगा शिल्प एवं उद्योग। तो अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए इस टॉपिक में जो मोटा मोटी हमें लेकर के चलना है कि कृषि, चूंकि कृषि का विकास तो नवपाषाण काल की देन है और नवपाषाण काल अभी चल रहा है। ऐसा नहीं कि नवपाषाण काल समाप्त हो गया है, नवपाषाण का काल तो हमने बताया है 1000 ईसा पूर्व तक। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत ही यह ताम्रपाषाण एक विशिष्ट संस्कृति को दर्शा रहा है, जो भारत के एक क्षेत्र विशेष में संस्कृति का प्रसार हुआ, और जहां जहां प्रसार हुआ उसकी हमने चर्चा की है। तो अब यहां पर देखिए कृषि की जहां तक बात करते हैं कि इस समय कृषि के प्रमाण हमें कहां कहां से देखने को मिले। तो कृषि के प्रसार में प्रमाण के रूप में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक प्लेस आपने देखा है मालवा, मध्य प्रदेश में है मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति का ही प्रमुख स्थल है नवदा टोली, जिसकी हमने चर्चा भी लास्ट क्लास में की। तो ये मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में है, और कहा जाता है कि यहां से मालवा से ही गेहूं एवं मालवा से जौ के साक्ष्य मिले। मालवा से क्या मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें मालवा से मिले हैं। दूसरी बात इसके बाद है एक प्लेस आहार, एक प्लेस है आहार, ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये आहार जो है राजस्थान में है।
और आहार से आप ये समझ लो कि आहार से जो है मोटे अनाज के साक्ष्य मिले। मोटे अनाज का मतलब ये है कि ज्वार, बाजरा इत्यादि, यहां से आहार से कि ज्वार है, ठीक है, इसके साथ साथ बाजरा है, इन सबों की खेती इस आहार के क्षेत्र में राजस्थान में होती थी। और आज भी आप देखते हैं कि राजस्थान में मोटे अनाज का उत्पादन होता है, अधिक होता है। तो ज्वार और बाजरा आप मुख्य रूप से देखेंगे कि आहार में होता था। और एक प्लेस है मालवा संस्कृति में, ये हमने बताया था, नवदा टोली। मालवा संस्कृति में एक प्लेस है, कौन सा? नवदा टोली। नवदा टोली से अभी हमने पहले वाले वीडियो में बताया है कि नवदा टोली से सर्वाधिक अनाज के साक्ष्य मिले। इसका मतलब है कि सबसे अनाज का ढेर मिला है, सभी तरह प्रकार के अनाज और बहुतायत मात्रा में नवदा टोली से मिले, अर्थात नवदा टोली में सर्वाधिक अनाज के प्रमाण हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ एक प्लेस है इनाम गांव। ये आपने देखा इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ये है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है इनाम गांव। अब देखिए इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो इनाम गांव से हम देखते हैं कि इनाम गांव से एक बात तो ये कि यहां से चावल के हमें साक्ष्य मिले हैं। और ध्यान रखना है, चावल के साक्ष्य हमें आहार से भी मिले हैं। आहार से भी हमें चावल के साक्ष्य, ज्वार बाजरा के साथ साथ आहार से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब यहां पर आते हैं इनाम गांव से कि इनाम गांव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ एक जो और अति महत्वपूर्ण बात जो पीटी में पूछा जाएगा, पूछा तो सभी जितने फैक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, जितने तथ्य आप देख रहे हैं, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह से क्वेश्चन बनेंगे। इनाम गांव से एक अनाज का कोठार मिला है। अनाज का कोठार का मतलब ये हो गया कि ये अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि राजस्व के रूप में जो संग्रह होता होगा, जो आता होगा, अनाज आता होगा, राजस्व रूप में जो अनाज आता होगा, उसको इस अनाज के कोठार में रखा जाता होगा। तो इनाम गांव से एक अनाज का कोठार मिला। उसकी उपयोगिता क्या थी कि राजस्व के रूप में जो अनाज इकट्ठा होता था, उसको अनाज के कोठार में रखा जाता था, जिससे प्रशासनिक और अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये आप देखिए कि कृषि के क्षेत्र, इस समय कृषि का विकास हुआ था। और कृषि के लिए क्या कौन कौन से प्लेस इस समय महत्वपूर्ण थे जहां से हमें अनाज के प्रमाण मिले या कृषि से संबंधित चीजों के प्रमाण मिले हैं। ये एक बात होगी। अब देखिए इसके साथ साथ अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं ये बात यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन की, कि इस ताम्रपाषाण काल में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये तमाम इस तरीके के जो पशु है उनके प्रमाण भी इस ताम्रपाषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इन सारे पशुओं के प्रमाण मिले, इसका मतलब ये है कि इस समय के लोग पशुपालन से परिचित थे, तभी इस प्रकार के इतने प्रकार के पशुओं के हमें प्रमाण मिले। अब देखिए शिल्प एवं उद्योग की बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल में कौन कौन से उद्योग लगे हुए थे। तो जितने प्रकार के हमें बर्तन मिले या अन्य चीज में जो प्रमाण मिले हैं, उनको यहाँ पर अब हम उद्योग के रूप में देखेंगे, शिल्प उद्योग के रूप में देखेंगे कि किस किस प्रकार के उद्योग लगे हुए थे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं उद्योग के क्षेत्र में। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं हम वस्त्र उद्योग का। वस्त्र उद्योग की बात करें, वस्त्र उद्योग में ये आप देखिए यहाँ पर कि मालवा से, ठीक है, मालवा से हम देखते हैं कि चरखे एवं तकली के साक्ष्य मिले। तो मालवा से चरखा मिला और मालवा से तकली मिला। बहुत लोग चरखा और तकली को नहीं जानते होंगे कि चरखा तकली होता क्या है। तो चरखे और तकली, चरखा बड़ा रूप होता है और तकली छोटा रूप होता है। अब ये आज वर्तमान में ये सब अप्रासंगिक हो गए हैं, ठीक है। प्राचीन काल में इसका दौर था
क्योंकि उस समय समाज का उतना विकास नहीं हुआ था। तो मालवा से क्या है कि चरखे और तकली के हमें प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर वस्त्र उद्योग लगे होंगे, अर्थात चरखे और तकली से क्या होता है कि सूत की कताई होती है। तो सूत की कताई हुई चरखे और तकली से, तो सूत निर्माण हुआ और उस सूत से क्या हुआ, वस्त्र उद्योग लगे। तो एक प्रमाण तो यहां पर आप देख लीजिए, कौन सा, मालवा का, कि मालवा में हमने कहा कि चरखे और तकली के यहां पर प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात हमने ये देखा कि नेवासा, आप देख रहे हैं नेवासा, नेवासा एक प्लेस है, यहां पर आप देखिए ये प्लेस है जोरवे संस्कृति का। तो नेवासा से हम देखते हैं कि पटसन के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग पटसन से सूत बनाते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल में जो वस्त्र उद्योग लगे थे, तो इस समय जो वस्त्र बनते थे वो मालवा, नेवासा, यहां से जो प्रमाण मिला है, तो इसका मतलब यहां पर वस्त्र उद्योग लगे हुए थे, ठीक है। तो एक देखा आपने, ये देखा वस्त्र उद्योग। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि एक है मृदभांड उद्योग। मृदभांड उद्योग की अगर हम बात करें, मृदभांड उद्योग, अब देखिए इसका मतलब है, मृदभांड का मतलब है, हमने पहले भी कहा है कि मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो यहां पर आप देखिए कि इस समय अर्थात ताम्र पाषाण काल में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन और कहां मिले, दो बातें हैं, दोनों बातों को समझना है। ताम्र पाषाण काल में हमने कहा दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन दिखते हैं, मिलते हैं। एक को कहते हैं काला एवं लाल मृदभांड और दूसरे को कहते हैं गैरिक मृदभांड। देखिए अब समझिए, दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं यहां पर। एक काला एवं लाल मृदभांड और दूसरा यहां पर हम देखते हैं गैरिक मृदभांड। तो दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले, एक काला एवं लाल मृदभांड, दूसरा गैरिक मृदभांड। तो काला और लाल मृदभांड जो है, इसके लिए हम दो प्लेस को लेते हैं कि काला और लाल मृदभांड जो है, काला और लाल मृदभांड ये दो स्थल से मिले हैं। काला एवं लाल मृदभांड की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये हमने कहा काला एवं लाल मृदभांड, ठीक है, लाल मृदभांड। अब देखिए कि इस काले और लाल मृदभांड की अगर बात करें तो सबसे पहले एक स्थल आता है आहार। आहार से श्वेत चित्रित लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात लाल मृदभांड है और सफेद रंग से वो चित्रित है, ठीक है। तो आहार से श्वेत चित्रित लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। उसी तरीके से जोरवे से लाल आधार पर, लाल मृदभांड पर काले रंग का चित्रांकन किया गया है, अर्थात मृदभांड को लाल रंग से रंग दिया गया और उस पर काले रंग से कुछ चित्रकारी कर दी गई। तो आहार और जोरवे ये दो प्लेस है जहां से लाल एवं काले मृदभांड के हमें प्रमाण देखने को मिले। एक है, आप देख रहे हैं गैरिक मृदभांड। गैरिक शब्द एक भ्रामक शब्द है। मूल रूप से यह मृदभांड भी लाल अनुलेपित काले रंग का मृदभांड था, अर्थात इस मिट्टी के बर्तन को लाल रंग से रंगा गया था और काले रंग से उस पर चित्रकारी कर दी गई थी। मतलब क्या है कि बेस लाल है और चित्रकारी काले रंग से हुई है। तो गैरिक मृदभांड में गैरिक शब्द कहा जाता है। इतिहासकारों ने कहा कि गैरिक शब्द एक भ्रामक शब्द है, यह मुख्य रूप से लाल अनुलेपित काले रंग का ही भांड है और गैरिक मृदभांड। और इस मृदभांड का जो स्थल है वह है, इस मृदभांड का स्थल आप देखिए कि यहां पर ये देखिए, ये प्लेस है जोधपुरा,
ठीक है। ये जोधपुरा जो प्लेस है, ये प्लेस आप देख सकते हैं कि ये प्लेस हरियाणा में है, ठीक है ना। तो जोधपुरा प्लेस हरियाणा में है और इस हरियाणा जोधपुरा से ही गैरिक मृदभांड के हमें प्रमाण मिले हैं। अर्थात हरियाणा में एक प्लेस है जोधपुरा जहां से इसका हमें प्रमाण मिला। तो शिल्प और उद्योग में आपने एक देखा यहां पर मृदभांड उद्योग, इसके साथ साथ अब आप देखिए मृदभांड उद्योग के साथ साथ यहां पर कांस्य उद्योग भी लगे हुए थे। मृदभांड उद्योग के साथ साथ कांस्य उद्योग भी है। जैसे हमने कहा कि यहां पर अभी चर्चा में इसके पहले बताए थे, एक प्लेस है जोरवे संस्कृति में दायमाबाद। तो दायमाबाद से हम देखते हैं कि कांस्य उद्योग के हमें प्रमाण मिले हैं। कांस्य के यहाँ पर एक चादर है, कांस्य के यहाँ पर अन्य प्रकार के उपकरण है। तो दायमाबाद में कांस्य उद्योग लगे हुए थे, चूंकि और यहाँ पर अन्य प्रकार के उद्योग भी थे, इसलिए हमने कहा था कि दायमाबाद नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक है ताम्र उद्योग। चूंकि ताम्र पाषाण काल ये है तो जाहिर सी बात है तांबे के उद्योग तो लगे होंगे। तो ताम्र उद्योग जो थे वो गणेश्वर में भी लगे हुए थे। जो आपने देखा ये गणेश्वर संस्कृति गणेश्वर में लगे हुए थे। ये ताम्र उद्योग जो है गणेश्वर के साथ साथ हमने चर्चा किया था, आपको याद होगा, ये आहार पर, ठीक है ना, आहार पर कि आहार में भी ताम्र उद्योग लगे हुए थे। इसके साथ साथ इनाम गांव में भी ताम्र उद्योग लगे हुए थे। तो यहां पर कहने का मतलब है चूंकि ताम्र पाषाण काल ये इसका नाम है, ताम्र पाषाण काल नाम है, तो इसलिए ताम्र उद्योग तो कई जगहों पर लगे हुए थे, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि इस समय की जो महत्वपूर्ण जो उद्योग लगे हुए थे उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे कि इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ पर लगे हुए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्योग थे। शिल्प उद्योग में इसको आपने देखा। अब देखिए अब इस ताम्र पाषाण काल की सांस्कृतिक स्थिति के विषय में हम कुछ अब चर्चा करते हैं कि इस समय की क्या सांस्कृतिक स्थिति थी, उसकी जरा सा बात सुन लीजिए। जब भी सांस्कृतिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ चीजों की हम चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं भोजन, वस्त्र, आवास, कला, धर्म और एक है अंतिम संस्कार। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में हम इतने चीजों की चर्चा अब करेंगे। आपको ये तब जाकर के टॉपिक पूरा हो जाएगा, टॉपिक पूर्णता, टॉपिक कैसे टॉपिक अपनी पूर्णता से ये समाप्त हो जाएगा। सब कुछ इसमें आप देख लेंगे। तो अब आप देखिए कि इस समय के लोग जो थे वो पहले की तरह ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ विशेष कहने की बात नहीं है। वस्त्र की बात जहां तक है तो इस समय के लोग सूती और रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ध्यान रखने की बात है कि सूती और रेशमी वस्त्र का इस समय के लोग प्रयोग करते थे। जहां तक आवास की बात है तो चूंकि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी और ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए यहां पर पक्के आवास के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिले। जब भी नगरीकरण होगा इसका मतलब आवासीय संरचना का विकास होगा और नगरीकरण के लिए जरूरी है कि पक्के आवास के प्रमाण मिले हों। तो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आवास की बात मैं कर रहा हूं कि ये जो आवास बने हुए थे ये आवास घास फूस, ठीक है, इत्यादि के बने हुए थे। तो चूंकि हमने इस समय के आवास की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 कहा कि चूंकि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए इस समय के अधिकांश आवास जो थे वे घास फूस और कच्ची आवास थे। दूसरी बात कि इसके साथ साथ पत्थर के आवास,
कच्ची ईंटों से निर्मित आवास और मिट्टी के आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव में सबसे बृहद पैमाने पर आवासीय संरचना के साक्ष्य मिले, 100 से अधिक साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव में। और इस इनाम गांव की एक विशेषता यह थी कि वहां पर जो आवास मिले हैं उसमें आयताकार आवास कम मिले हैं, जिसको या तो कहीं कहीं पर वर्गाकार आवास भी लिखता है, और गोलाकार आवास जो है वो अधिक मिले हैं। तो वर्गाकार आवास कम मिले और गोलाकार आवास की संख्या अधिक मिली। इससे यह अनुमान लगाया गया कि वहां पर आयताकार वो जो वर्गाकार आवास बने हुए थे उसमें शासक वर्ग के लोग निवास करते होंगे और गोलेकार आवास में वहां की सामान्य जनता रहती होगी। ठीक है, तो इससे अब जो आवासीय संरचना यहां पर जितनी मिली है, अब उससे निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं? तो निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि ये जो ताम्रपाषाण कालीन की आवासीय संरचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस समय के समाज में असमानता व्याप्त थी। दो प्रकार से कह सकते हैं कि जो बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, घास फूस के आवास में रहते होंगे। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो पत्थर के आवास में रहते होंगे, कच्ची ईंटों से निर्मित आवास में रहते होंगे। साथ ही साथ शासक और शासित का भी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब समाज में उच्च और निम्न वर्ग के लोग रहते होंगे, अर्थात समाज में असमानता व्याप्त थी। तो आवासीय संरचना से तत्कालीन समाज में असमानता का भी हमें बोध होता है। इसके साथ साथ अगर हम कला की बात करें तो यहाँ पर अभी आपने इसके पहले देखा, जो उद्योग में बात किए थे हम, कि जो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं वे मृदभांड चित्रित हैं, अर्थात मृदभांड को विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता था। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि इस समय के लोग कला से परिचित थे। अगर कला से परिचित नहीं रहते तो वे मृदभांड को विभिन्न प्रकार के रंगों से नहीं रंगते। तो विभिन्न प्रकार के जो मृदभांड मिले, जिस पर हम कहते हैं कि लाल अनुलेपित मृदभांड है, लाल पर काले से चित्रांकन किया गया, लाल पर सफेद से किया गया, तो ये सब कला का ही पार्ट है जिसको कि हम आपको बताए। दूसरी बात, धर्म की अगर बात करें तो ताम्रपाषाण काल में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस समय के लोग अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, इस समय के लोग वृषभ की पूजा करते थे। तो ये सारे प्रमाण मालवा से, जैसे इनाम गांव में हमने देखा कि इनाम गांव में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, तो इनाम गांव में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, इसका मतलब यह है कि इस समय के लोग अग्नि पूजा से परिचित थे। ठीक है, उसी तरीके से मालवा से वृषभ का साक्ष्य मिला, मतलब इस समय के लोग वृषभ की पूजा करते थे। उसी तरीके से इस समय के मातृ देवी का साक्ष्य मिला, इस समय लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये तमाम जो हमें प्रमाण मिला है उससे हम निष्कर्ष निकाले कि इस समय के लोग धर्म से भी परिचित थे। विभिन्न प्रकार के हमने कहा मातृ देवी की, अग्नि की, ठीक है, वृषभ का जो प्रमाण मिला है उससे हम अनुमान लगाए कि इस समय के लोग धर्म से भी परिचित रहे होंगे निश्चित रूप से। अब एक जो लास्ट में आता है सांस्कृतिक स्थिति में, वो है अंतिम संस्कार। मतलब जो इस समय के लोग मर जाते थे तो ऐसे ही लोग नहीं छोड़ देते थे, बल्कि मृतक का अंतिम संस्कार भी करते थे। तो अंतिम संस्कार में ये देखा गया कि एक ही अंतिम संस्कार एक ही तरीके से नहीं हो रहा है। अंतिम संस्कार की कई विधियां थी। जैसे हम देखते हैं कि पश्चिमी भारत में अंतिम संस्कार की कई विधियां थी। समझते चलिए, नंबर एक बात हमने कहा कि पश्चिमी भारत में पूर्ण शवाधान का प्रचलन था और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय के लोग मृतक को जमीन के नीचे दफनाते थे। तो पश्चिमी भारत में क्या होता था कि मरने के बाद मृतक को जमीन में मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके और दफना दिया जाता था। जबकि पूर्वी भारत में क्या होता था कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसको एक सार्वजनिक स्थल पर रख दिया जाता था और सार्वजनिक स्थल पर
विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी आकर के उस मृतक जो मरा जो शव पड़ा हुआ है उसको नोच नोच कर खाते थे, और उसके बाद जो उसका अवशिष्ट बच जाता था मृतक के शव का, उसको फिर जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। तो इस तरीके से ये आंशिक शवाधान हुआ कि इस समय के लोग पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान दोनों से परिचित थे। साथ ही साथ देखते हैं कि महाराष्ट्र में शवों को क्या होता था कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया जाता था। यहाँ की बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, अर्थात मृतक जब व्यक्ति मर जाता था तो उसको उसके सर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया जाता था। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या होता था कि मृतक को जब दफनाया जाता था तो उसके सिर को दक्षिण में और पैर को उत्तर दिशा में रख करके दफनाया जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण हम बात कर रहे थे अंतिम संस्कार में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मरता था तो जब व्यक्ति को जमीन के नीचे दफनाया जाता था, अर्थात जो उसका शवाधान है, तो शवाधान जब होता था तो उसमें व्यक्ति की कुछ जरूरत की चीजों को भी रख दिया जाता था, जैसे कुछ उसकी उपयोगी वस्तुओं को रख दिया गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि ताम्रपाषाण काल के लोगों को भी लोकोत्तर जीवन में विश्वास था, अर्थात अगले जीवन में विश्वास था, और इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम संस्कार में ऐसा किया। अर्थात उपयोगी चीज विभिन्न प्रकार के पात्र हो गए, विभिन्न पात्र मतलब बर्तन हो गए, कुछ उनको जो पहनने की जो चीज होती थी उसको रख दिया जाता था। तो इस प्रकार से अंतिम संस्कार का जो प्रचलन था उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में किसी एक संस्कृति के लोग नहीं बल्कि कई विचारधारा के कई संस्कृतियों के लोग रहते होंगे, तभी पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान का प्रचलन था। ठीक है, तो ये अब आप देख लिए कि ताम्रपाषाण काल को हमने कैसे टॉपिक को स्टार्ट किया और कैसे टॉपिक को आगे बढ़ाया। तो ये अब आपका ताम्रपाषाण काल एक तरीके से पूरा हो गया। मैप भी बगल में है, मैप के माध्यम से हमने मैप को दिखा करके बताया है कि ताम्रपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन कौन है, किस राज्य में है और उस स्थल की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, थैंक यू।